गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गौरव दुरेजा सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से केमिस्ट्री का लेक्चरर। तो मैं सबसे पहले यह आपको सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र श्री विजयनगर की संस्था सरस्वती शिशु मंदिर का कल 12वीं विज्ञान का जो रिजल्ट है वो बहुत उत्कृष्ट रहा और इस विद्यालय की छात्रा दीक्षा शर्मा ने 93.80% लेकर श्री विजयनगर हिंदी मीडियम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और हमारे इसी संस्था सरस्वती शिशु मंदिर के एमडी श्री इंद्र मोहन ओझा जी के द्वारा यह यूट्यूब चैनल शुरू करवाया गया है ताकि आसपास के क्षेत्र के और आपके क्षेत्र के सभी छात्रों को इसका लाभ प्राप्त हो सके, बिल्कुल निःशुल्क। तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपको इससे भी अच्छा और मेहनत करें और आपको हम संतुष्टि दे सकें। धन्यवाद। तो आज की जो मेरी क्लास है वो है पॉलीमर पे। तो छात्रों, विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर। पॉलीमर जिसे हम कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। अब जो पॉलीमर है, बहुलक है, वो आप देख सकते हो दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर, जिसका मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत, और मर का मतलब होता है यूनिट, इकाई। पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर, जिसे हम कहते हैं बहुलक। बहुलक आज हमारे हर जगह उपयोग में किया जाने वाला एक यौगिक है। जैसे मैं आपको कहूं कि ये जो हमारे स्विच हैं बिजली वाले, इनमें भी एक बहुलक का उपयोग किया गया है। ये मार्कर है, बहुलक का उपयोग किया गया है। और हमारे जो शरीर के अंदर प्रोटीन है वो भी एक बहुलक है। हमारे शरीर के अंदर डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, वह भी एक बहुलक है। सेलुलोज पाया जाता है, जो कि जीवों में, जंतुओं में सेलुलोज पाया जाता है, वह भी एक बहुलक है। तो बात आती है कि यह जो यौगिक हमारे जीवन में हर क्षेत्र में उपयोग में आता है, यह यौगिक आखिर है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो पॉलीमर है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली का मतलब है मैनी, बहुत, और मर का मतलब है यूनिट, अर्थात इकाई। पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर, जहां पर पॉली का अर्थ है मैनी, मैनी मतलब बहुत, मर का मतलब है यूनिट, इकाई। तो इसकी क्या परिभाषा हुई? तो देखो, ऐसे यौगिक जो बहुत इकाइयों से मिलकर, या यूं कह लो जिनमें बहुत सी इकाइयां जुड़कर उसका निर्माण करती है, क्या कहलाता है? बहुलक। क्या कहलाता है? बहुलक। अब मैं बात करूं कि बहुलक के अंदर जो इकाइयां जुड़ती हैं वो क्या है, तो बिल्कुल आपको वो भी देखना पड़ेगा कौन सी इकाइयां हैं वो। उन्हें कहा जाता है बच्चों मोनोमर। क्या कहा जाता है? मोनोमर। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो, और इसे कहा जाता है मर। मोनो का मतलब एक और मर का मतलब इकाई। जैसा मैंने आपको बताया, मर मतलब यूनिट या इकाई, मोनो का मतलब एक। मोनोमर यानी कि एकलक या एक इकाई। जब मोनोमर यूनिट्स या एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और जुड़कर एक वृहद अणु का निर्माण करती हैं, उस वृहद अणु को क्या कहते हैं?
बहुलक कहते हैं। उस वृहद अणु को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है। अब ये चीज मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। बिल्कुल बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल जो आप सबको पता है। मैं शुरू करूंगा उससे, एथीन। किससे? एथीन से। आप सबको पता है कि जो एथ है मतलब 2 कार्बन। एथ का मतलब 2 कार्बन। एथीन क्या है? एल्कीन है। तो कितने बंद आएंगे? डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। और हम सब यह जानते हैं कार्बन कितने बंद बनाता है? 4। कितने बंद बनाता है? 4। तो यहां देखा जाए तो इस कार्बन ने कितने बंद बना रखे हैं? 2 बंद। इस कार्बन ने कितने बंद बना रखे हैं? 2 बंद। तो कितने बंद खाली हैं? 2 ही इसके खाली हैं और 2 ही इसके खाली हैं। तो इन दोनों बंधों को पूरा करने के लिए हम क्या लगाएंगे? 2-2 हाइड्रोजन। क्या लगाएंगे? 2-2 हाइड्रोजन। ये है आपकी एथीन। क्या है? एथीन। मैं फिर से आपको कहूंगा, आप उसी परिभाषा को रिवाइज करें। जब बहुत सी एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक वृहद अणु का निर्माण करती है, वो वृहद अणु क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। मैंने यहां वर्ड यूज किया है बहुत सी एकलक इकाइयां। बहुत सी का मतलब अब कितना भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है। तो हमें उस नंबर के लिए लिखना है n। क्या लिखना है? n। n का मतलब कोई भी नंबर कि मतलब बहुत सी इकाइयां यूज हो रही हैं। क्लियर है बच्चों? बहुलक निर्माण के लिए आपको जो भी यहां कंडीशन दी जाएगी, ताप या दाब, उस कंडीशन का यूज करना है और कुछ भी नहीं करना, डबल बॉन्ड को सिंगल कर देना है। क्या कर देना है? डबल बॉन्ड को सिंगल। आप देख सकते हैं मैंने कोई चेंज नहीं किया। यहां पर डबल बॉन्ड था और यहां पर क्या कर दिया? सिंगल बॉन्ड कर दिया। लेकिन इससे क्या हुआ? वैलेंसी बिगड़ गई। क्या हुआ? वैलेंसी बिगड़ गई। देखो कार्बन के यहां कितने बंद थे? 4। 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 ये। क्लियर है? यहां पर कार्बन के कितने बंद हो गए? 1 और 2 3। मतलब कार्बन का एक बंद खाली हो गया, मैंने उस खाली बंद को यहां दिखा दिया। क्लियर है? उसी प्रकार इस कार्बन के देखो 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ कितने बंद थे? 4। यहां कितने रह गए? 1 और 2 3। कितने खाली हो गए? 1। तो उस खाली बंद को मैंने दिखा दिया। क्लियर है? अब इस n का यूज क्या है? अब इस n का यूज आपको कैसे करना है? ब्रैकेट और यहां लगाना है n। पैरों के नीचे क्या लगा देना है? n। तो आप देख सकते हो ये थी एथीन। यहां पर n लगाया जो कि शो करता है नंबर्स को। किसको? नंबर को। नंबर का मतलब कितनी भी इकाइयां। परिभाषा है ना कि बहुत सी एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है? बहुलक का, पॉलीमर का। तो यहां पर इसे हम कहते हैं एथीन। तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉलीएथीन। क्या कहेंगे? पॉलीएथीन। क्या आपको यह चीज क्लियर है? एथीन से जो भी कंडीशन है बहुलक बनाने की, ताप, दाब, ऑक्सीजन, जो भी कंडीशन है उसका उपयोग करके बहुलक का निर्माण किया है। तो एथीन से बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? पॉलीएथीन। ठीक है बच्चों? अब मैं बात करता हूं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखो एकलक इकाई से बहुलक निर्माण की प्रक्रिया, एकलक इकाई से बहुलक निर्माण की प्रक्रिया बहुलकीकरण बहुलकन या बहुलीकरण कहलाती है, या बहुलीकरण कहलाती है। एकलक इकाइयों से बहुलक का निर्माण बहुलकीकरण, बहुलकन या बहुलीकरण कहलाता है। क्लियर है?
देखो, एकलक इकाइयां क्या होती हैं? एकलक इकाइयां ऐसे सरल अणु होते हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से, जिनके बार बार जुड़ने से एक वृहद अणु का निर्माण होता है। एक वृहद अणु जिसे हम बहुलक कहते हैं उसका निर्माण होता है। तो एकलक इकाई की क्या परिभाषा हुई? वह सरल अणु जिनकी बार बार पुनरावृत्ति से बहुलक का निर्माण होता है, क्या कहलाते हैं? एकलक। क्या कहलाते हैं? एकलक। बहुलक ऐसे वृहद अणु जो सरल एकलक इकाइयों से जुड़कर बनते हैं, क्या कहलाते हैं? बहुलक। क्या कहलाते हैं? बहुलक। तो विद्यार्थियों, अब आपको एक चीज क्लियर हुई कि बहुलक क्या है और कैसे बनता है और कौन सी इकाइयों का इसमें योगदान होता है। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड एक बात और है हमारे पास, बहुलकीकरण की मात्रा। मैंने आपको बताया बहुलकीकरण क्या है? बहुलक निर्माण की प्रक्रिया। बहुलकीकरण क्या है? बहुलक निर्माण की प्रक्रिया। तो बात आती है कि बहुलकीकरण की मात्रा क्या है? तो बिल्कुल सिंपल सी, मैं वापस से वही एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने। एथीन, एथीन में आपने लिखी एन एथीन, मतलब कितनी भी हो सकती है, नंबर है ये एक, और इससे हमने बनाया पॉलीएथीन। ठीक है, तो बहुलकीकरण की मात्रा किसे कहते हैं? बहुलकीकरण की मात्रा एक बहुलक के निर्माण में जितनी एकलक इकाइयों की जरूरत पड़ती है, या यूं कह लो कि एक बहुलक के निर्माण में जितनी एकलक इकाइयां भाग लेती है, उससे बहुलकीकरण की मात्रा कहते हैं। उससे बहुलकीकरण की मात्रा कहते हैं। जैसे एथीन ने पॉलीएथीन बनाया, नहीं, एन एथीन ने पॉलीएथीन बनाया, तो बहुलकीकरण की मात्रा क्या है? एन। क्या है बहुलकीकरण की मात्रा? एन। क्लियर है? बहुलकीकरण क्या है? एकलक इकाइयों से बहुलक का निर्माण बहुलकीकरण है। लेकिन बहुलकीकरण की मात्रा क्या है? जितनी एकलक इकाइयों से बहुलक का निर्माण होता है वो क्या कहलाती है? बहुलकीकरण की मात्रा। क्या कहलाती है? बहुलकीकरण की मात्रा। क्लियर है? देखो बच्चों, अगला जो हमारा बहुलक का अभी कंसेप्ट है वो पूरा नहीं है। अभी हमें क्या करना है, इसका अनुभार और पढ़ना है, तब जाके हमें बहुलक का जो कंसेप्ट है वो समझ आ जाएगा। बहुलक का अनुभार। देखो बच्चों, वैसे तो एकलक इकाइयां जुड़ी हुई हैं बहुलक के निर्माण में, पर क्या हमें पता है कितनी एकलक इकाइयां जुड़ी हैं? हमें नहीं पता। हम क्या लगाते हैं? एन। इसका मतलब है कि कोई ना कोई नंबर है जिससे बहुलक का निर्माण हो रहा है। तो हम क्या एग्जैक्ट अनुभार का पता लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बशर्ते इसकी एक शर्त है, उसके लिए हमें बहुलक की विधियां करनी पड़ती हैं। बहुलक का अनुभार निकालने के लिए विधियां होती हैं, उनसे हम बहुलक का अनुभार निकालते हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो हमें बहुलक का अनुभार निकालना है वो हमें एग्जैक्ट ना निकालकर ऑलमोस्ट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? ऑलमोस्ट। हमें बताना होता है कि जो बहुलक का अनुभार है वो ऑलमोस्ट क्या है। क्लियर है बच्चों? एग्जैक्ट तो हम विधियों से निकाल सकते हैं, पर वो विधियां हमें नहीं करनी, तो हमें सिर्फ ऑलमोस्ट अनुभार याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको याद रखना है कि एक जो बहुलक होता है उसका अनुभार 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 यूनिफाइड मास, या दूसरा इसका मात्रक आप यूज कर सकते हो डाल्टन। क्या यूज कर सकते हो? डाल्टन। बहुलक का अनुभार 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 यूनिफाइड मास या डाल्टन की रेंज में होता है। समझ गए बच्चों?
अगर किसी बहुलक का अनुभार 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 यूनिफाइड मास या डाल्टन के मध्य है तो वह यौगिक एक बहुलक है। उसमें अनुभार हम निकालेंगे, एग्जैक्ट अनुभार हम नहीं बता रहे हैं, हम ऑलमोस्ट देख रहे हैं कि वो इस रेंज में है, वो एक बहुलक है। तो क्लियर है बच्चों, बहुलक एकलक इकाइयों से मिलकर बनता है। एकलक इकाइयां ऐसे सरल अणु जो बार बार पुनरावृत्ति से बहुलक बनाती हैं। बहुलकीकरण बहुलक निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। बहुलकीकरण की मात्रा, जितनी एकलक इकाइयां बहुलक निर्माण में भाग लेती हैं वो बहुलकीकरण की मात्रा है। और बहुलक का अनुभार, इसकी जो रेंज है वो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 यूनिफाइड या डाल्टन होता है, यूनिफाइड मास। डन। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं वापस से वही एग्जांपल लूंगा, एथीन। तो देखो बच्चों, आपने देखा हमने एथीन के n अणु लिए, हमने देखा कि जो कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध है यह एक सहसंयोजक आबंध है। क्या है? सहसंयोजक आबंध है। इससे हमने किसका निर्माण कर दिया? बहुलक का निर्माण कर दिया। तो यहां पर क्या आ गया? सिंगल बंध। सिंगल बंध मतलब सारे किससे जुड़ रहे हैं? एकल बंध से, सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। तो ये क्या है? एक सहसंयोजक बंध हुआ ना, जिसमें दोनों कार्बन का साझा संयोजकता यूज हो रही है, साझी संयोजकता यूज हो रही है। तो सहसंयोजक बंध बन रहे हैं ये सारे। तो आपको ये बात याद रखनी है, बहुलक में जो एकलक इकाइयां होती हैं वो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं, वो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। बहुलक निर्माण में आप देख सकते हो सहसंयोजक बंध है, कार्बन की दोनों का साझा संयोजकता, कार्बन में दोनों की साझी संयोजकता, ये आगे जुड़ रहे हैं बंध। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि एक बहुलक के निर्माण में जो एकलक इकाइयां होती हैं वो कौन से बंध से जुड़ी होती है? सहसंयोजक बंध से जुड़ी होती हैं। अब कुछ अन्य बहुलक, बिल्कुल अभी बहुलक का टॉपिक हम शुरू करेंगे, मेन टॉपिक भी आएगा, पर उससे पहले हमें कुछ 3-4 बहुलकों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एथीन का तो एक एग्जांपल है ही, एथीन से बनने वाला पॉलीएथीन, एथीन से बनने वाला पॉलीएथीन। तो ये चीज आपकी क्लियर है, एक एग्जांपल। अब एग्जांपल नंबर 2, वाइनिल या विनाइल क्लोराइड। वाइनिल या विनाइल क्लोराइड कुछ भी नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? देखो, आपने एथीन लिखनी है, बिल्कुल लिख दोगे। आपको क्या करना है? एथीन में दोनों कार्बन में से किसी मर्जी कार्बन में, एथीन में दोनों कार्बन में से किसी मर्जी कार्बन में एक हाइड्रोजन कम करके उसकी जगह क्या लगाना है? क्लोरीन। क्या लगाना है? क्लोरीन। तो ये क्या बन जाएगा? वाइनिल या विनाइल क्लोराइड। क्लियर है? देखो, कुछ भी नहीं करना, एथीन लिखनी है और एथीन के दोनों कार्बन में से किसी मर्जी कार्बन में एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लिख देना है? क्लोरीन। क्या लिख देना है? क्लोरीन। तो ये क्या बन जाएगा? वाइनिल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड। बिल्कुल। अब हम इससे बहुलक बनाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? यहां पर लगाना होगा N। क्या लगाना होगा? N नंबर, कि भाई बहुत सी एकलक इकाइयां जुड़ेंगी तब जाके बहुलक बनेगा। क्लियर है? कुछ भी नहीं करना, इसी चीज को सेम लिखना है, बस डबल बॉन्ड को क्या कर देना है? सिंगल। क्या कर देना है? सिंगल। क्या इतना कर दोगे? देखो, कर दिया हमने इतना। फर्क आया? कुछ आया? क्या फर्क आया? देखो, कार्बन के 2 और 2 4 बंध थे, इस कार्बन के 1 और 2 3 और 1 हाइड्रोजन के साथ 4 बंध थे।
लेकिन यहां पर कार्बन के 1 और 2 कितने बंद रह गए? 3। एक बंद हो गया खाली और इस कार्बन के भी हो गए 1 बंद खाली, हो गया खाली। अब हमने क्या करना है, यहां पर ब्रैकेट और पैरों के नीचे क्या लगा देना है? N। क्या लगा देना है? N। ये था वाइनिल या विनाइल क्लोराइड, मैं यहां पर लिख रहा हूं VC, वाइनिल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड, और बहुलक में आपने वर्ड लगाना है पॉली, तो PVC, पॉली वाइनिल क्लोराइड या पॉली विनाइल क्लोराइड। क्लियर है बच्चों? एकलक इकाई क्या है? वाइनिल क्लोराइड, और बहुलक इकाई क्या है? पॉली वाइनिल क्लोराइड। क्लियर है? तीसरा, कुछ भी नहीं, एथीन वापस लिख लो, फिर से वही बात, दोनों कार्बन में से किसी मर्जी कार्बन के एक हाइड्रोजन को कम करके उसकी जगह हमने लगाया CN। क्या लगाया? CN। क्या लगाया? CN। अब देखो, इसका नाम था वाइनिल क्लोराइड। क्या नाम था? वाइनिल क्लोराइड। इन दोनों में इतना हिस्सा तो सेम है ना, सेम है ना, वाइनिल तो सेम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वाइनिल साइनाइड। क्या हो जाएगा? वाइनिल साइनाइड, वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल साइनाइड। और इसका जो दूसरा नाम होता है, जो आता है जिस नाम से, एक्रिलो नाइट्राइल। क्या नाम है? एक्रिलो नाइट्राइल या वाइनिल साइनाइड। देखो बच्चों, वाइनिल क्लोराइड और वाइनिल साइनाइड में इतना हिस्सा तो सेम है, वाइनिल तो है ही, पर ये वाइनिल क्लोराइड है और ये वाइनिल साइनाइड है। इसका एक और नाम होता है जिससे कहा जाता है एक्रिलो नाइट्राइल, जिसे मैं लिख देता हूं AN से, एक्रिलो नाइट्राइल। किससे लिख देता हूं? AN से। फिर से क्या करना है हमने? कुछ भी नहीं, सेम का सेम लिखना है। सबसे पहले यहां पर N लगाना है, सेम का सेम लिखना है, बस डबल बॉन्ड को क्या कर देना है? सिंगल। एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा, एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा, और पैरों में क्या लग जाएगा? N। ये था एक्रिलो नाइट्राइल AN, तो ये हो जाएगा पॉली एक्रिलो नाइट्राइल PAN। क्या हो जाएगा? पॉली एक्रिलो नाइट्राइल PAN। और याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस बहुलक का नाम है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल के साथ साथ इसे आरलोन भी कहा जाता है, आरलोन भी कहा जाता है। ये चीज याद रखना, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल बहुलक का जो एक सामान्य नाम है आरलोन भी है। पेपर में आरलोन भी पूछा जा सकता है, आपको क्या करना है? एक्रिलो नाइट्राइल ही करना है। क्लियर है? देखिए, बिल्कुल हमने एथीन ली, पॉलीएथीन बना दी, वाइनिल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड से हमने पॉलीवाइनिल क्लोराइड बना दी, एक्रिलो नाइट्राइल या वाइनिल साइनाइड से हमने पॉली एक्रिलो नाइट्राइल बना दी, जिसे हम आरलोन भी कहते हैं। क्लियर है? फोर्थ एग्जांपल देखिए, बिल्कुल वही, सबसे पहले एथीन लिखी, एथीन में बिल्कुल वैसे ही दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन के एक हाइड्रोजन के स्थान पर क्या लगाना है? बेंजीन वलय। क्या लगानी है? बेंजीन वलय। बेंजीन वलय के साथ आप इसको C6H5 भी लिख सकते हो, C6H5 भी लिख सकते हो, मतलब यहां पर बेंजीन वलय भी जोड़ सकते हो और C6H5 भी जोड़ सकते हो। क्लियर है? और बच्चों, इसका जो नाम है वो है स्टाइरीन। क्या नाम है?
स्टाइरिन। क्या ये एकलक इकाई है? बिल्कुल ये एकलक इकाई है। क्या इससे बहुलक बन सकता है? इससे बहुलक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मैंने यहां पर क्या नहीं लगाया, एन नहीं लगाया, मतलब हमें नहीं पता कितनी एकलक इकाइयां यूज हो रही हैं। तो मैंने अब यहां लगा दिया एन। क्या अब इससे बहुलक बन सकता है? अब इससे बहुलक बन सकता है। देखो क्या किया, कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम, डबल बॉन्ड को कर दिया सिंगल। क्या कर दिया? सिंगल। यहां C6H5 या बेंजीन वल्ले है, एक ही बात है। एक बंद इस कार्बन का खाली, एक बंद इस कार्बन का खाली, यहां लग जाएगा N। इसका नाम है स्टाइरिन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पॉलीस्टाइरिन। क्या हो जाएगा? क्लियर है बच्चों? अगला 5वां, टेट्राफ्लोरोएथीन। अब ये हमें थोड़ा नाम से बनाना पड़ेगा। टेट्राफ्लोरोएथीन। तो क्या हम इसको नाम से बना सकते हैं? इसके देखते हैं बना के। हमने देखा कि ये क्या है? एथ। क्या है? एथ। एथ का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन, एक और एक, 2। एथीन मतलब एल्कीन हो गया। एल्कीन हो गया तो यहां पर कितने आ जाएंगे? डबल बॉन्ड आ जाएगा। बिल्कुल, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। टेट्रा का मतलब होता है 4 और फ्लोरो का मतलब है फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन? 4 फ्लोरीन। क्या इन दोनों कार्बन के साथ 4 फ्लोरीन जुड़ सकते हैं? देखते हैं कोशिश करके। इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं? 2। इस कार्बन ने 2। साझा बंध है तो दोनों में काउंट होगा। 2 इसने हैं और 2 इसने बना रखे हैं। तो कितने बंध खाली हैं इसके? 2। और कितने बंध खाली हैं इसके? 2। इसके भी 2 खाली, इसके भी 2 खाली, तो यहां पर 2F जोड़ दो और यहां पर 2F जोड़ दो। क्या बन गया? बिल्कुल बन गया। टेट्राफ्लोरोएथीन। एथ से 2 कार्बन, इन का मतलब एल्कीन, तो डबल बॉन्ड। टेट्रा का मतलब 4, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन। क्या 4 फ्लोरीन जुड़ सकते हैं? तो हम देखते हैं कि भाई जुड़ सकते हैं। क्लियर है? टेट्राफ्लोरोएथीन, तो मैं इसको लिखता हूं TFE। क्या लिखता हूं? TFE, टेट्राफ्लोरोएथीन। क्लियर है बच्चों? क्या मैं इससे बहुलक बना सकता हूं? मैं इससे बहुलक नहीं बना सकता। मैं इससे बहुलक नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मैंने यहां पर क्या नहीं लिखा? N नहीं लिखा। मैंने यहां पर संख्या नहीं लिखी। क्लियर है? तो मैंने यहां पर अब N लिख दिया है। क्या करना है मेरे को? सब कुछ सेम लिखना है, डबल बॉन्ड को सिंगल कर देना है। तो मैं देखता हूं, एक बंद इस कार्बन का खाली हो जाता है और एक बंद इस कार्बन का खाली हो जाता है, और दोनों में हमने लगाया पैरों के नीचे N। एकलक इकाई का नाम है टेट्राफ्लोरोएथीन, TFE। तो बहुलक का नाम हो जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन, PTFE। क्लियर है बच्चों? टेट्राफ्लोरोएथीन, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन। क्लियर है? अब एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक सामान्य नाम होता है टेफ्लॉन। क्या होता है? टेफ्लॉन। तो ये चीज याद रखना, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को आर्लोन और पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन को टेफ्लॉन कहा जाता है। क्लियर है? अब बच्चों मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन दे देता हूं आज की क्लास का। ठीक है? आज जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो था पॉलीमर। पॉलीमर कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2 वर्ड से, पॉली और मर। जहां पर पॉली का मतलब होता है मैनी अर्थात अधिक, और मर का मतलब होता है यूनिट अर्थात इकाई। तो ऐसे यौगिक जो बहुत सी इकाइयों से मिलकर बनते हैं क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। कौन सी इकाइयां? मोनोमर। मोनोमर अर्थात एकलक।
वो सरल अणु जो बार बार पुनरावृत्ति करके बहुलक का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? एकलक कहलाते हैं। बहुलक निर्माण की प्रक्रिया जिससे बहुलक का निर्माण होता है बहुलकीकरण, बहुलकन या बहुलीकरण कहलाती है। और बहुलकीकरण की मात्रा क्या होती है? बहुलक निर्माण में जितनी एकलक इकाइयां भाग लेती हैं उसे बहुलकीकरण की मात्रा कहते हैं। अणुभार 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 यूनिफाइड मास या डाल्टन की रेंज में होता है। और कुछ एक आपको मैंने इसके एग्जांपल्स बता दिए हैं। अभी और भी एग्जांपल्स हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, आज आपकी 2 क्लासेस हुई हैं अभी तक। एक इससे पहले मनोहर सर की मैथ की क्लास हुई है और एक अब की क्लास। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा बच्चों, आपको कोई टॉपिक, कोई चीज, कोई लाइन नहीं समझ आती है तो वीडियो को रिपीट करके देखें। और फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसका आंसर देंगे। धन्यवाद।